वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो नेक्स्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 9। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। ये जो शेक्सपियर हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं, उनमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स बिगिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज कैन नॉट विदर हर नॉट कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वेराइटी। तो ये आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। मीन्स एज कैन नॉट विदर हर, एज उसे सुखा नहीं सकती, नॉर कस्टम स्टेल और ना ही जो रीति रिवाज है उसे बासी कर सकते हैं। हर इन्फिनिट वैरायटी मीन्स उसकी जो वैरायटी है, उसकी जो विविधता है उसे कोई मुरझा नहीं सकता। ये लाइन कहाँ पर ली गई है और किसके लिए बोली गई है? ये जो लाइन है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस या एंटनी और क्लियोपेट्रा। इसका राइट आंसर आप जानते हैं क्योंकि ये क्लियोपेट्रा के लिए बोली गई है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो इसीलिए इन लाइन्स का यूज शेक्सपियर ने उनके लिए किया है कि एज उसे सुखा नहीं सकती, कोई भी कस्टम उसे बासी नहीं कर सकता और उसकी जो वैरायटी है वो अनंत तक रहेगी। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल एंड So age cannot wither her nor custom stain her infinite variety is the Antony and Cleopatra's lines। ये ऑडियंस को मेडिटेरियन सी के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने का काम करते हैं और सीन चेंज होते रहते हैं, उसी तरह से जैसे मैकबर्थ स्कॉटलैंड में और हैमलेट डेनमार्क एल्सिनोर कासल में दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे मैकबेथ स्कॉटलैंड से जुड़े हुए हैं और हैमलेट डेनमार्क के एल्सिनोर कासल से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से एंटनी एंड क्लियोपेट्रा अपनी ऑडियंस को मेडिटेरियन सी के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये कहाँ से ली गई है? जो कि एक्ट फर्स्ट और सीन 2 में दिखाई देती हैं। जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। ये आंसर आप अच्छे से जानते हैं। ये लाइन हैमलेट की है। हैमलेट ने बोला है कि फ्रैलिटी यानी कि कमज़ोरी तेरा नाम ही वुमेन है। ठीक है, तो ये हैमलेट से ली गई है। हैमलेट जो कि शेक्सपियर का एक फेमस प्ले हो जाता है, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में ये लाइन हैमलेट ने बोली है। हैमलेट शेक्सपियर का मास्टरपीस भी माना जाता है। ठीक है, ये जो फ्रेज़ है इसमें हैमलेट इस फ्रेज़ को बोलता है क्योंकि जो उसके पिता हैं, जो उसके माँ हैं और जो उसके पिता हैं, उनकी जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं वो उसे याद करता है और अपने जो पिता की डेथ है और विमेन का जो बदलती हुई नेचर है, चेंजिंग नेचर, जो कि उसकी मदर गर्ट्रूड की थी कि अपने पापा की डेथ के तुरंत बाद उसकी जो मदर है वो उसके अंकल क्लॉडियस से शादी करने के लिए शादी कर लेती है। तो तब ये स्टेटमेंट वो देता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ विमेन, की कमज़ोरी तेरा नाम विमेन है। ये शेक्सपियर का मास्टरपीस भी माना जाता है और फेमस प्ले भी है। ये एक ट्रेजेडी है जिसको शेक्सपियर ने 1599 से 1601 के बीच लिखा था। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉट द क्वालिटी ऑफ मर्सी। ये यहाँ पर एक कोट दी गई है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये कोट कहाँ से ली गई है कि द कॉट क्वालिटी ऑफ मर्सी की जो दया की गुणवत्ता है, दया की क्वालिटी है, इज नॉट स्ट्रेंड, वो तनावपूर्ण नहीं है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह स्वर्ग से जेंटल रेन यानी कि हल्की हल्की बारिश की तरह गिरती रहती है। तो इस तरह की लाइन ये कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाता है, ये लाइंस मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये लाइन एक्ट 4th, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, एक्ट 4th सीन 1 में बोली गई हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 41 है ना, एक्ट 4 सीन 1 से ये ली गई हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस से। और इन लाइन को कौन बोलता है? इन लाइन को पोर्शिया बोलती है। ठीक है, क्या कहती है वो, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ इट ड्रॉप द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, जब पोर्शिया डिमांड करती है शाइलोक से दया की भावना रखने की, वो उससे दयालु होने की मांग करती है और इस वे में जो पोर्शिया है वो डायरेक्टली शाइलोक से अपील करती हुई दिखाई देती है एंटोनियो की लाइफ के लिए। अगर आपने प्ले पढ़ा है तो आपको ये रिवाइज हो गया होगा, है ना। एंटोनियो की लाइफ को छोड़ने की वो अपील करती है और कहती है कि हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और याचना करते हैं कि वह हमारे प्रति मर्सीफुल बना रहे और शाइलोक को भी वो दयालु होने
की बात करती है कि उसे भी दयालु होना चाहिए और इसके लिए इज द कॉट लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, ठीक है, एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। इस तरह की जो कॉट है वो कहाँ से ली गई है, इसमें बताते हैं कि जो लव है वो आंखों से नहीं बल्कि मन से देखा जाता है। यहाँ पर माइंड का मतलब मन से देखा जाता है, उसको आंखों से नहीं देखा जाता, इसीलिए लव को ब्लाइंड बताया गया है। देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड, ये क्यूपिड जो है ये लव के देवता माने जाते हैं, ठीक है। ये वीनस और मार्स के बेटे हैं और इनको कामदेव जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, इनको लव के देवता माना जाता है, गॉड ऑफ लव माना जाता है। और इसीलिए ये माना जाता है कि जो लव के देवता हैं उनकी जो पेंटिंग होती है वो ब्लाइंड होती है, क्योंकि लव आंखों से नहीं देखा जाता, वो मन से देखा जाता है। तो इस तरह की लाइंस जो है वो कहाँ से ली गई हैं, ये लाइंस मिडसमर नाइट्स ड्रीम में से ली गई हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये लाइंस मिडसमर नाइट ड्रीम में से ली गई है। इसमें ये बताया गया है कि जो क्यूपिड है उनकी पेंटिंग, क्यूपिड कौन है, गॉड ऑफ लव, जो कि वीनस और मार्स के पुत्र हैं, मार्स के सन हैं, और इसीलिए उनकी जो पेंटिंग है वो हमेशा ब्लाइंड बनाई जाती है, अंधी बनाई जाती है। इस एक सॉलिलिकी में जब हेलेना वहाँ पर बताती है पावर ऑफ लव को, जो हेलेना है जब उसे डेमेट्रियस के द्वारा त्याग दिया जाता है अपनी बिलव्ड हर्मिया के लिए, क्योंकि जो ये डेमेट्रियस है ये हर्मिया से लव करता है, ऐसा हेलेना को लगता है, और हेलेना को लगता है कि डेमेट्रियस ने उसे हर्मिया के लिए त्यागा है। तो इन लाइंस में यही बताया गया है कि जो लव है वो आंखों से नहीं बल्कि मन से होता है, और इसीलिए जो क्यूपिड हैं, जो लव गॉड हैं, उनकी पेंटिंग को हमेशा ब्लाइंड बनाया जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द मेलनकली मैन इन एज यू लाइक इट, ठीक है, किसको मेलनकली मैन बोला गया है एज यू लाइक इट में। मेलनकली मैन मीन्स यानी कि सैड पर्सन। तो एग्जाम्पल ऑप्शंस आर टचस्टोन, सिल्वियस, जैक्स या कॉरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जैक्स। जैक्स को मेलनकली मैन बोला गया है एज यू लाइक इट में। जैक्स को मेलनकली मैन के नाम से जाना जाता है। जैक्स ड्यूक सीनियर का एक अटेंडेंट है और उसके पास वेल डिजर्व रेपुटेशन है, ठीक है, यानी कि अच्छी खासी उसके पास रेपुटेशन है, फिर भी वो क्या है, उदासीन है ना। मीन्स उसकी जो स्टॉक फिगर है एलिजाबेथन कॉमेडी में, वो एक स्टॉक फिगर का उदाहरण है। मीन्स उसकी जो नेचर है वो मेलनकली है, यानी कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी जो प्रतिष्ठा उसे चाहिए होती है, ड्यूक सीनियर का वो अटेंडेंट है ना, वेल डिजर्व उसके पास रेपुटेशन भी है, लेकिन फिर भी जो उसकी नेचर है वो मेलनकली है, इसलिए जैक्स को मेलनकली मैन बोला गया है इन एज यू लाइक इट में, ठीक है। Next question is, who said that Shakespeare in his comedy has only heroines and no heroes? PGT 2011 का ये क्वेश्चन है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये किसने बोला था कि शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज़ में सिर्फ हीरोइंस को रखा है और हीरो नहीं होते। पेन जॉनसन, जॉन रस्किन, टॉमस कार्लाइल या विलियम हेजलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि उन्होंने शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं उनमें हीरोइंस को रखा है। ये जॉन रस्किन कहते हैं, वो कहते हैं कि इस बात में सच्चाई है कि जो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं उसमें जो फेमिनिन है उनको ज़्यादा महत्ता दी गई है बजाय जो पुरुष हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज indebted to one of the following sources for the subject matter of his plays. Choose the right one from the following. कि शेक्सपियर इज indebted one of the following. indebted यानी कि ऋणी है वो, है ना, उनके कर्जदार हैं। किसके, कि शेक्सपियर ने अपने जो प्लेज हैं उनकी विषय वस्तु के लिए किन सोर्सेज के वो ऋणी हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कहाँ से उनके सोर्स लिए गए हैं। द अरेबियन नाइट्स, बियोवुल्फ, हॉलैंड्स क्रॉनिकल्स या द आर्थरियन लेजेंड। TGT 2009 का क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे। हॉलैंड्स क्रॉनिकल्स ऐसे सोर्सेज हैं जिनके जो शेक्सपियर हैं वो ऋणी हैं, है ना, यानी कि बहुत सारे प्ले के सोर्सेज उन्होंने यहीं से लिए हैं। हॉलैंड्स क्रॉनिकल या फिर जिसे हॉलैंड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, हॉलैंड्स क्रॉनिकल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड भी बोला जाता है। ये कोलैबोरेटिव वर्क है जिसको उन्होंने सेकंड एडिशन में बहुत सारे वॉल्यूम में पब्लिश कराया था। फर्स्ट 1577 में हुआ था और सेकंड 1587 में, हॉलैंड्स क्रॉनिकल्स को, ठीक है। तो यहीं से शेक्सपियर ने अपने
प्लेस के सोर्सेज लिए हैं, इसलिए वो उनके ऋणी हैं। शेक्सपियर ने अपने जो हिस्ट्री है, अधिकांश जो उनके प्लेज हैं, जैसे मैकबेथ का जो प्लॉट है ना, किंग लियर का, और सिम्बलिन के जो पोर्शन है वो यहीं से लिए हैं। कहाँ से? हॉलिंस्ट क्रॉनिकल से ही लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो? इनमें से किस प्ले में मालवोलियो का कैरेक्टर वहाँ उन्होंने पोर्ट्रे किया है, यानी कि चित्रित किया है? ऑप्शंस आर लव्स लेबर लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट या एज यू लाइक इट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ट्वेल्थ नाइट में हमें मालवोलियो देखने को मिलता है। एक बार ट्वेल्थ नाइट के हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। शेक्सपियर ने मालवोलियो का जो चरित्र है उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एरोगेंट बताया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अहंकारी था, सेल्फ प्राइड से भरा हुआ था, है ना। कुल मिलाकर जो ओवरऑल जो मालवोलियो है वो शेक्सपियर यहाँ यह दिखाना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सेल्फ अवेयरनेस से संतुलित होना चाहिए, और जो उनकी खामियां हैं उनको उनके पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर को दिखाया है। ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है जिसको इन्होंने अराउंड 1601 से 2 के बीच लिखा था। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ट्वेल्थ नाइट ये कॉमेडी है और ये जो मालवोलियो कैरेक्टर है ये ट्वेल्थ नाइट में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज अ ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। ठीक है, एक पोएटिक कंपोजिशन है वीनस एंड एडोनिस, और इसको किसने लिखा है? शेक्सपियर, मार्लो, मिल्टन, ड्राइडन। ये इजी हो जाता है, इसको शेक्सपियर ने लिखा है। वीनस एंड एडोनिस, इसके बारे में जान लेते हैं। वीनस एंड एडोनिस जिसको शेक्सपियर ने 18 अप्रैल 1593 को लिखा था। ठीक है, और ये जो पोयम है ये हमें क्वार्टो एडिशन में देखने को मिलती है। उस क्वार्टो एडिशन में इसको रिचर्ड फील्ड के द्वारा पब्लिश कराया गया था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन में। ठीक है, जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी भी माने जाते हैं, जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि जो वीनस एंड एडोनिस है उसको कब पब्लिश कराया गया था सबसे पहले? तो उसको क्वार्टो एडिशन उसका देखने को मिलता है जिसको रिचर्ड फील्ड ने सबसे पहले पब्लिश कराया था। तो इस नाम को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर? यहाँ पर ये लाइन्स दी गई हैं तो ये किस प्ले में आती हैं? नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी। ठीक है, कि नीदर अ बोरोअर, ना तो उधार लेने वाला हो, ठीक है, एंड नॉर अ लेंडर बी, और ना ही ऋण देने वाला बनो, बिकॉज फॉर लोन ऑफ्ट लॉसेज बॉथ इटसेल्फ, क्योंकि जो ये डेट है ये अपने आप में अपना और जो फ्रेंड होते हैं उन सबको खो देता है। एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, और जो मतलब उधार है उसको देना भी एक तरह से हमारे लिए सम्मान से हटकर हो जाता है ना। इस तरह की बातें कौन कहता है कि ना तो तुम्हें उधार लेने वाला होना चाहिए, ना तो उधार दो, ना ही डेट लो, ऋण लो। ऋण अपने आप को और आपके जो फ्रेंड हैं उनको खो देता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें कहाँ कही गई हैं? ऑप्शंस आर मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट या किंग लियर। सो इसका राइट आंसर हो जाता है हैमलेट। हैमलेट में ये बातें बोली गई हैं। Above line occurred in the famous play of Shakespeare, Hamlet, Act First, Scene Third, लाइन 75 to 77 में ये बोली गई हैं। इसके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये जो लाइन्स हैं इनको पोलोनियस ने बोला है जब वो अपने बेटे लैरेट्स को एडवाइस दे रहा था। ठीक है, लैरेट्स को एडवाइस देते हुए, जैसे एक फादर अपने सन को एडवाइस देते हुए बोलता है, तो पोलोनियस ये लैरेट्स को बोलता है जब वो स्कूल जा रहा होता है। तो वहीं से ये सॉलिलकी ली गई है और इसको पोलोनियस ने एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, विच आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड आउट एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लिप। वी आर सच स्टफ, तो ये लाइन कहाँ से बोली गई है? आपका रिवीजन यहाँ पर चल रहा है ना, ये सारी हमने पढ़ी हुई हैं। तो हम ऐसे स्टफ हैं, इस तरह के स्टफ हैं कि जो सपने बुनते हैं और जो हमारा छोटा सा जीवन है वो हमारे चारों ओर स्लीप से घिरा हुआ है, यानी कि नींद से घिरा हुआ है ना, और हम ऐसे स्टफ से भरे हुए हैं। तो कहाँ से ये लाइन है? द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, ओथेलो या कॉरियोलेनस। इसका राइट आंसर हो जाता है द टेम्पेस्ट में ये लाइन बोली गई है।
इन लाइंस को शेक्सपियर ने एक्ट 4 सीन 1 में बोला है, लाइन 156 टू 158 के बीच। ये जो कोट है ये हमें बताती है कि हम अपने जो ड्रीम्स हैं और हमारी जो इमेजिनेशंस हैं हम उनमें खोए रहते हैं, जो कि नींद की तरह से ही होता है, ठीक है, हम उनसे बंधे रहते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने द टेम्पेस्ट में बोली है। नेक्स्ट, शेक्सपियर was a great scholar of Latin, knew a lot in Greek, had a great command over English, knew little Latin and less Greek। तो इसमें से आपको चूज करना है कि शेक्सपियर क्या थे, ठीक है। ये तो करेक्ट है, वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लेटिन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है उनके बारे में स्टेटमेंट। न्यू अ लॉट इन ग्रीक, ग्रीक बहुत ज़्यादा जानते थे, नहीं, उन्हें नहीं आती थी, है ना। हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, उनका ऐसा कोई वो मिला नहीं है। न्यू लेटिन, लेटिन एंड न्यू लिटिल लेटिन एंड लेस ग्रीक, ये जो स्टेटमेंट है ये उनके बारे में बेन जॉनसन ने दी थी, ठीक है, ये बेन जॉनसन की लाइन थी। तो अब अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या चूज़ करोगे, वहाँ पर कन्फ्यूजन होने की वो रहती है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शंस हमें सही लग रहे हैं। अब देखो ये न्यू लिटिल लेटिन एंड लेस ग्रीक, लेकिन ये है नहीं उनके बारे में, किसी ने बोला है, किसने बोला है, बेन जॉनसन ने बोला है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर पूछा है कि शेक्सपियर, बस ऐसे दे दिया गया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे, टीजीटी 2009 में पूछा गया था, ठीक है। तो जो यहाँ पर करेक्ट है सबसे ज़्यादा वाला कौन सा, कि वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लेटिन, वो लेटिन जानते थे और ग्रेट स्कॉलर थे, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए थे, ग्रीक नहीं जानते थे, ग्रेट कमांड नहीं थी या हो नहीं सकती इंग्लिश पर। न्यू लिटिल लेटिन एंड लेस ग्रीक, ये उनके बारे में बेन जॉनसन ने, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शेक्सपियर का पूछा है कि शेक्सपियर क्या थे, तो इसका राइट आंसर होगा वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लेटिन, वो एक ग्रेट स्कॉलर थे लेटिन के, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हिस्ट्री, ग्रेटेस्ट राइटर थे हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के, और वर्ल्ड्स प्रीमिनेंट ड्रामेटिस्ट वो माने जाते हैं। कुछ अदर फैक्ट्स हैं, जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश था, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रीक और लैटिन की तुलना में जो उनकी स्ट्रक्चर और वोकैब थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हैं, बहुत सारे न्यू वर्ड्स उन्होंने बिल्ड किए हैं, इसलिए जो उनकी वोकैब थी उसके कंपैरिजन में ग्रीक और लैटिन वो इतना नहीं जानते थे, ठीक है। उन्होंने जब अपने प्लेस लिखना शुरू किया तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज अपने हायर लेवल पर पहुंच गई थी, ठीक है। स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, ये तो वर्ड्स उनके लिए बेन जॉनसन ने बोले हैं, जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, और उन्होंने कहाँ बोले हैं ये वर्ड, शेक्सपियर के लिए टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर विलियम शेक्सपियर नाम से उन्होंने जो अपना वर्क लिखा था, एंड वॉट ही हैड लेफ्ट अस, ठीक है, इस तरह की लाइन्स उन्होंने बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है, इसमें कौन सा प्ले 4 ट्रेजेडी वाले ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप जानते हो, क्योंकि किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो ये तीनों ट्रेजेडी हो जाती हैं, तो ट्वेल्थ नाइट इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट इनसे अलग है। कुछ और फैक्ट्स हैं ट्वेल्थ नाइट के बारे में, ये आपको जान लेने होंगे कि जो ट्वेल्थ नाइट है उसकी सेटिंग इलीरिया में है, और ये एक एंशियंट रीजन है वेस्टर्न बाल्कन्स का। पूछा जा सकता है कि जो सेटिंग है कहाँ पर है, इलीरिया में, जो कि वेस्टर्न बाल्कन्स का एंशियंट रीजन है, जिसका जो कोस्ट है, यानी कि जिसके जो तट हैं वो कवर्ड है कोस्ट ऑफ मॉडर्न डे सलावनिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया के तटों से, ठीक है, यानी कि इतने ये इनसे घिरा हुआ कोस्ट है, सोल्वेनिया, क्रोएशिया, मोंटेग्रो एंड अल्बानिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, शेक्सपियर का जो प्ले है नाटक हैमलेट किससे इन्फ्लुएंस है, मार्लो, किड, पील या नैश, तो ये आप जानते हो क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले, ये रॉबर्ट किड से प्रेरित है, ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहाँ से लिए हैं, इनको आप ध्यान से रीड करेंगे सोर्सेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि उनके प्ले के सोर्सेज ये कहाँ से लिए गए हैं। तो मेन सोर्स जो है हैमलेट के, वो थर्ड बुक गेस्टा डेनोरम की थर्ड बुक में पाए जाते हैं, जिसे हिस्टोरिया डेनिका भी कहा जाता है सेक्सो ग्रामेटिकस में, ठीक है। अदर फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो स्टोरी है ये फ्रैंकिस डी बेल फॉरेस्ट, जो कि हिस्ट्री ट्रेजेडी से रिलेटेड थे, उनके द्वारा रीटोल्ड की गई थी, और ये भी पॉसिबल माना जाता है कि जो टॉमस किड थे, यू आर हैमलेट, है ना, योर उर हैमलेट, उनका फेमस ये एक प्ले था जिससे शेक्सपियर ने इंस्पायर होकर अपना हैमलेट लिखा, ठीक है। अब इस टर्म को समझ लेते हैं कि जो यू आर हैमलेट है, यू आर मीन्स ओरिजिनल एंड ड्यू द टोटल कन्फ्यूजन
टोटल कन्फ्यूज़न, यानी कि ये जो यू आर हैमलेट है इसका मीनिंग है कि एलिजाबेथन जो लिटरेचर थी उसमें एक कन्फ्यूज़न था कि यू आर हैमलेट विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है या फिर ये उन्होंने कहीं से लिया था, है ना, फाइनल वर्जन ऑफ हैमलेट है या फिर ये इसको इन्होंने कहीं से लिया था। तो इस तरह की बातें इसके लिए बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो की बेटी का आपको नाम बताना है। डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा, ओलिविया। ये इजी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि प्रॉस्पेरो की डॉटर का नाम मिरांडा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिरांडा प्रॉस्पेरो की डॉटर है और शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट प्ले है उसकी मेन कैरेक्टर है, उसकी हीरोइन है। कुछ और फैक्ट्स, वो ओनली फीमेल ऐसी फीमेल कैरेक्टर हैं जो स्टेज पर दिखाई देती हैं, एकमात्र ऐसी फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, जो स्टेज पर दिखाई देती हैं। जब मीन्स जो उनके प्ले थे और जब उनको स्टेज पर शो किया जाता था तो वहाँ पर जो जेंट्स होते थे ना वही फीमेल का कैरेक्टर प्ले कर देते थे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा प्ले है जिसमें इसके लिए एक महिला पात्र को चुना गया था, ठीक है। 3 साल की उम्र में ही वो अपने जो फादर हैं, कौन, मिरांडा, आइलैंड पर पहुंच जाती है रहने के लिए क्योंकि उन्हें उनके राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है और 12 वर्षों के बाद वो उस गुलामी से मुक्त होते हैं और उनके जो स्लैव है कैलिबन, ठीक है, उनकी एकमात्र वो वहाँ पर कंपनी में रहती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस प्ले को जाकर पढ़ लेंगे, चैनल पर अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि द डोमिनेटेड, मैकबेथ का जो डोमिनेटिंग पैशन है वो क्या है, जेलेसी, ग्रीड, रेवेंज या एम्बिशन, की आप अच्छे से जानते हैं कि जो मैकबेथ था महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशन उसका था क्या कि मार के तुम राज्य ले लो, लेकिन उसे फिर भी शांति नहीं मिलती है, इस तरह का ये प्ले है, ठीक है। डोमिनेटिंग पैशन के बारे में पूछा जाए तो मैकबेथ का एम्बिशन हो जाता है, ठीक है, उसका एक एम्बिशन था, उसके माइंड में एम्बिशन था क्या कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा और उसकी जगह लेने के लिए वो जो किंग डंकन है उनकी हत्या कर देता है, ठीक है, उनका मर्डर कर देता है। तो पूरे जो प्ले है उसमें मैकबेथ को एक एंटी हीरो का पोर्ट्रे वहाँ पर शेक्सपियर ने तैयार किया है, ठीक है। इसको एंटी हीरो आप बोल सकते हो क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी दिखाई गई है वहाँ पर क्या एक विलेन के जैसी दिखाई गई है ना, यानी कि वो अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए वहाँ पर रॉन्ग डीड्स को अंजाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद, ठीक है। 12th नाइट में जो ओलिविया है उसको लव होता है किसके साथ, मॉलवोलियो, द क्लॉन, ड्यू कॉर्सिनो, वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, अगर आपने प्ले पढ़ा है 12th नाइट, ओलिविया को वायला से लव हो जाता है जो कि सिजेरियो के वेश में है तो वो गर्ल, लेकिन वो सिजेरियो के वेश में है तो ये जो ओलिविया है ये समझती है कि वो मेल है और उसे सिजेरियो से लव हो जाता है, ठीक है। 12th नाइट में सिजेरियो से लव हो जाता है ओलिविया को। कुछ अदर फैक्ट्स हैं यहाँ पर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और जब ओलिविया को पता चलता है कि जो यंग सेबेस्टियन है वो वायला का ट्विन है तो वो क्विकली अपने लव को उस पर ट्रांसफ़र कर देती है ना। और ये जो कॉमेडी है इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शंस आर एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट या मीजर फॉर मीजर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक हमें कहाँ देखने को मिलता है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है। ये एक वेनेटियन ज्यूइश मनी लैंडर होता है, ठीक है, और जो कि अपने जो उसकी हार है और वहाँ पर क्रिश्चियनिटी में क्लाइमेक्स आता है, क्रिश्चियनिटी को वहाँ पर शो किया गया है कि उसकी हार होती है और जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो चेंजेस हैं वो अपने चरम सीमा पर होते रहते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ इसमें बताया गया है। ये एक वेनेटियन ज्यूइश मनी लैंडर है, कौन, शाइलॉक, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और ये एक फिक्शनल कैरेक्टर इसमें है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक फिक्शनल कैरेक्टर ये माना जाता है, ठीक है। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस, शेक्सपियर ने ज़्यादातर अपने प्लेस में क्या यूज़ किया है, ये तो आप सभी को पता है। हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसरियन स्ट्रेंजा, ब्लैंक वर्स उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। जो शेक्सपियर की लैंग्वेज थी उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ वर्क लिखे हैं, प्रोज, राइम, वर्स्ट और
ब्लैंक वर्स, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है और सब में ही उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, स्पेसिफिक इफेक्ट उन्होंने दिया है, उन्होंने ज़्यादातर ब्लैंक वर्स को अपने प्लेज में यूज़ किया है, ठीक है। एक रेगुलर पैटर्न होता था उनके इस ब्लैंक वर्ड्स का, जो आप सभी जानते हैं, जिसमें मीन्स जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता था, है ना, आयम्बिक पेंटामीटर का वो यूज़ करते हैं, तो उसी में ही वो यूज़ करते हैं अपने वर्क में। पेंटामीटर का मीन्स 5 पोएटिक फीट से है, याम्बिक पेंटामीटर ईच ऑफ दिस 5 फीट, जिसमें 2 सिलेबल्स, फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड वहाँ पर माना जाता है। चैनल पर वीडियो अपलोडेड है इनसे रिलेटेड, तो जाकर आप शेक्सपियर की जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है उन्हें देख सकते हैं, ये वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज, अभी वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था शेक्सपियर और वहाँ के ऑप्शंस अलग थे और यहाँ के ऑप्शंस अलग हैं। अभी आप देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान से रीड करना है। और रेनेसा प्ले राइट, ठीक है, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, रेनेसा प्ले राइट तो वो थे, है ना। और रेस्टोरेशन प्ले राइट नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। और 20th सेंचुरी नहीं, 20th सेंचुरी में नहीं आते, क्योंकि उनका टाइम पीरियड 1564 तक माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सॉरी 1564 से 1660 तक माना जाता है, यानी कि वो 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो 20th सेंचुरी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। क्लासिकल प्ले राइट नहीं थे, वो रेनेसा प्ले राइट इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और चैनल पर जो वीडियो अपलोडेड है उन्हें देखते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए।